नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा यूपी पेट का जो सिलेबस दिया गया है उसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को रिवाइज कर रहे थे और हमारी कोशिश ये थी कि हम हर विषय के लगभग 3 से 4 क्लासेस में उसके पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर कर लें। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से लेकर 1991 तक की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में चीज़ों को देखना है हमें सबसे पहले। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है और चीज़ों को रिवाइज अभी करना बहुत ज़्यादा है ना। तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं हम इसमें उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। आपको यह ध्यान रखना है, सन 1947 में किसकी अध्यक्षता में? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो है आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया है और यह एक गैर सांविधिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था इसका गठन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसके नीति आयोग के पहले जो योजना आयोग था उसका गठन कब किया गया था? तो ये 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था, ठीक है। किसकी सिफारिश पर गठन किया गया था? तो ये आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और यह एक प्रकार का गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है, यानी कि इसको किसी संविधान में उल्लिखित किसी प्रावधान के तहत इसका गठन नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई है। आपको ध्यान रखना है, भारत की पहली पंचवर्षीय जो योजना है कब से शुरू हुई है? 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। जिस प्रकार से वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार पहले का जो योजना आयोग था उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा कब समाप्त किया गया है? तो 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया है और 1 जनवरी 2015 से भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान का गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता भी प्रदान करता है, ठीक है। नीति आयोग जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और उसके साथ उसे निर्देशात्मक और नीतिगत जो गतिशीलता होती है उसको प्रदान करता है। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श भी प्रदान करता है। दोस्तों इससे यूपीएससी में भी सवाल पूछा जा चुका है 2021 में लगभग, ठीक है। चलिए नीति आयोग का जो संगठन है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके जो गवर्निंग काउंसिल है इसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और संघ और राज्य क्षेत्रों के जो उपराज्यपाल हैं वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष जो हैं ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपसे सवाल ऐसे ही बनाया जा सकता है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और वर्तमान में जो है सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। पूर्णकालिक जो सदस्य हैं वीके सारस्वत हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, डॉक्टर वीके पॉल हैं। पदेन सदस्य जो हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ये सभी लोग केंद्रीय मंत्री से संबंधित हैं। मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो परमेश्वरन अय्यर हैं। ध्यान रखिएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन हैं? तो नितिन जयराम गडकरी हैं, थावर चंद गहलोत हैं, पीयूष गोयल हैं और राव इंद्रजीत सिंह हैं। दोस्तों इसको तो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। चलिए अब देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में लगभग 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक टेबल कंटेंट है, इसको थोड़ा सा हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। दिखाई दे रहा है?
चलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा इसे, क्योंकि सारी चीज़ अगर एक साथ नहीं रहेंगी तो चीज़ें देखने में तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। देखते हैं चलिए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। इसमें आपको 3 चीज़ें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। जो पंचवर्षीय योजना है उसका काल क्या है, अब मतलब किस अवधि से किस अवधि तक उसका जो कार्यकाल था, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, और उस योजना के अंतर्गत जो है उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन से मॉडल को सबसे अधिक महत्व दिया गया था, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय जो योजना है कब से शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, युद्ध विभाजन से उत्पन्न स्थिति से देश को उभारना, संतुलित विकास संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना, आर्थिक विषमताओं को कम करना, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करना और जीवन स्तर में सुधार करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपसे उम्मीद ये है कि ये कम ही चीज़ें हैं, उद्देश्य जो है कम ही पूछा जाएगा, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पहली पंचवर्षीय जो योजना है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या किस समय तक है, 1 अप्रैल से 1951 से 31 मार्च 1956 तक है। और यह योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसमें जो है कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, जीवन स्तर में सुधार करने की बात की गई थी और आर्थिक विषमताओं को कम करने की भी बात की गई थी। ठीक है, चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1956 से, ठीक है, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। ठीक है, इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य जो था राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास, यानी कि इसमें औद्योगिक विकास को जो है प्रोत्साहन दिया गया था, रोजगार में वृद्धि करने की बात की गई थी और आर्थिक विषमताओं में कमी करने की बात की गई थी। और इस योजना को जो है, इस पंचवर्षीय योजना को प्रशांत चंद्र महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर इसको दिया गया था। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस पर मॉडल पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसका जो उद्देश्य है क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता बनाना है। ठीक है, आधारभूत उद्योगों को विस्तार देना है, बेरोजगारी को दूर करना है। ध्यान रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है, बेरोजगारी को दूर करने की भी बात की गई है, विषमताओं में कमी लाना है। ठीक है, और यह योजना जो है स्पष्ट रूप से किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी, बल्कि महालनोबिस द्वारा द्वितीय योजना के मॉडल और प्रोफेसर सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के मॉडल पर यह प्रभावित थी। यानी कि इसमें किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी यह पंचवर्षीय योजना, इसमें महालनोबिस के मॉडल और सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के मॉडल दोनों का मिक्सअप देखा गया था। इसके आधार पर कार्य योजना को किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि योजना विकास का जो समय है वो कब से कब तक का है, तो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना चालू नहीं की गई थी, इसलिए इसको योजना विकास का काल कहा गया है। योजना विकास का काल कब का है, 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के मध्य। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक थी। इसका उद्देश्य क्या था, उत्पादन में वृद्धि करना, कीमत में स्थिरता लाना है, आत्मनिर्भरता हासिल करना है, सामाजिक न्याय देना है, रोजगार में वृद्धि करना है। ठीक है, और इसका जो किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह मूलतः एस मन्ने एवं प्रोफेसर जो अशोक रुद्र द्वारा विकसित सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो एस मन्ने और प्रोफेसर अशोक रुद्र द्वारा विकसित जो सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित थी यह, और विकास की जो गाडगिल जो नीति है उस पर भी आधारित थी। ध्यान रखिएगा विकास की जो गाडगिल नीति है, रणनीति है, उस पर भी आधारित यह योजना थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक यह इस योजना का कार्यकाल था, लेकिन 1 वर्ष पूर्व ही यह 31 मार्च 1978 को समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या था, स्वावलंबन, गरीबी उन्मूलन, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। और यह जो योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी,
अ टेक्निकल नोट ऑन द अप्रोच ऑफ फिफ्थ प्लान ऑफ इंडिया, दस्तावेज पर आधारित थी। एक मॉडल जो है इसमें इसका नाम क्या था, अ टेक्निकल नोट ऑन द अप्रोच ऑफ फिफ्थ प्लान ऑफ इंडिया, दस्तावेज पर आधारित थी। वस्तुतः यह 66 क्षेत्रीय आगत निर्गत मॉडल था। योजना आयोग की जो दृष्टि है उसके विभाग के द्वारा इसको तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक थी। कब तक थी? 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक थी। इसका जो उद्देश्य है विकास की दर में वृद्धि करना है, निर्धनता में कमी करना है, रोजगार को बढ़ावा देना है, विषमताओं में कमी करना है। ठीक है, यह योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर और महालनोबिस द्वारा प्रदत्त प्रथम 2 योजनाओं के दृष्टिकोण तथा तृतीय, चतुर्थ और 5वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें जो आगत निर्गत का जो दृष्टिकोण था उस पर आधारित थी। इसे निवेश योजना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है इसे कौन सी योजना मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो निवेश योजना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 के मध्य चली थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 के मध्य थी। और इसका जो उद्देश्य है काम, भोजन और उत्पादकता पर ध्यान देना था। दीर्घकालीन विकास विधि तथा उदारीकरण मॉडल ये उस पर आधारित थी। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में चलिए देखते हैं। इसका समय क्या था, तो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक इसका समय था। इसका उद्देश्य क्या था, सदी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना है। ठीक है, सक्रिय जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की भी बात की गई थी। इसमें सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी। स्वच्छ पीने के पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने की भी बात की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करना, आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य था ये। और ये जो है 8वीं योजना जो है किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी। आपको ध्यान रखना है किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी ये, बल्कि बदली परिस्थितियों में यह योजना विश्व अर्थव्यवस्थाओं से संदर्भित अनुभवों पर तैयार की गई थी। यह इस योजना पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के विशेष सुझावों एवं प्रभाव इस पे शामिल थे। ठीक है, इसे डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना तो पहले तो किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी। और आपसे सवाल इस तरह से बन सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में है। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को जो है डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है डब्ल्यू मिलर मॉडल जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 के मध्य थी। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और यह जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, किस मॉडल पर? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 के मध्य थी। ठीक है, 21वीं सदी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आपसे पूछा जा सकता है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को आर्थिक क्षेत्र में जो है महाशक्ति बनाना था, तो आपको बताना है 10वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर यह योजना जो है आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय क्या था? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था तीव्र आर्थिक वृद्धि। आपको ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट देके कई बार सवाल पूछा गया है। तीव्र आर्थिक वृद्धि की जो बात है किस पंचवर्षीय योजना में की गई है, तो आपको बताना है 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। ठीक है, तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ क्षेत्रीय विषमताएं कम करते हुए समावेशी विकास पर ध्यान दिए जाने की बात की गई थी। योजना आयोग का जो दृष्टिकोण है इसी के दृष्टिकोण पर यह आधारित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत विकास पर यह जो है इसका उद्देश्य था। और योजना आयोग का दृष्टिकोण पत्र पर भी यह आधारित थी। आपको ध्यान रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास इस योजना का उद्देश्य था। ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया था ये वाला। चलिए अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं।
भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो ये जोसेफ स्टालिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजना की प्रणाली कहाँ से अपनाया गया था? तो ये रूस से अपनाया गया था। और उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना को के दृष्टिकोण को जो है लागू किया था? उसका नाम है जोसेफ स्टालिन। ठीक है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ये देखिए, यही सवाल मैंने अभी आपको बताया है और उद्देश्य ही पूछ लिया गया है इसका। तेज, सतत और आर्थिक अधिक जो है सम्मिलित विकास किसी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? भारत में जो है सतत विकास के जो लक्ष्य हैं निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, उनके जो कार्यान्वयन का जो नोडल संस्था है वो कौन सी है? तो नीति आयोग है। आपको ध्यान रखना है। अनवरत योजना भारत में लागू कब की गई है? तो ये 1978 से 79। अनवरत योजना जो है भारत में कब लागू की गई है? तो ये 1978 से 79 में। चलिए अगले फैक्ट को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित 5 पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य उद्देश्य जो है वो संपोषणीय वृद्धि है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान रखिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है? तो 1 अप्रैल 1997 को। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है? तो 1 अप्रैल 1997 को प्रारंभ हुई है। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अप्रैल 1992 से लेकर के मार्च 1997 तक भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है किस योजना से? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से इनका नाम जुड़ा है। ठीक है। प्रोफेसर महाचंद्र नोबिस जो है का नाम किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। पहला पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 के मध्य थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। गरीबी उन्मूलन का जो नारा है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी किस पंचवर्षीय योजना में? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो संचयी वार्षिक वृद्धि दर है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में सर्वाधिक थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? मानसून की अनुकूलता। 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि क्या है? तो 2007 से 2012 के मध्य। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय था क्या था? तो 2007 से 2012। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। अभी हमने आपको पहले बताया था। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? भारत में जो योजना अवकाश की अवधि क्या है? 1966 से 1969 के मध्य है। इस समय जो है योजनाएं एक एक वर्ष के लिए लागू की गई थी। ठीक है। कोई पंचवर्षीय योजना इस समय कार्यरत नहीं थी। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का जो है अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। संविधानेतर संस्था है योजना आयोग या नीति आयोग? पहले ये योजना आयोग थी, अब नीति आयोग है। ठीक। संविधानेतर संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद संबद्ध है किससे? तो भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है भारत की जो मुख्य विकास योजनाएं हैं उनका अनुमोदन करना और मूल्यांकन करना। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है कब गठित की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को। ठीक है। ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का जो स्वरूप है कौन से मॉडल पर आधारित था?
तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो निवेश का स्वरूप है वो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत? 10वीं योजना के तहत। ध्यान रखिएगा, ये किस योजना काल में जो है समृद्धि दर सर्वाधिक प्राप्त की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जी मिर्डल के द्वारा, गुन्नाल मिर्डल के द्वारा जो है ये रोलिंग प्लान दिया गया था। पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास जो प्रदर्शित किया था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदर्शित किया था। ध्यान रखिएगा। 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, ठीक है। 7वीं योजना के तहत IRDP के अंतर्गत जो रणनीति अपनाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण करना। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में प्रारंभ किया गया था, इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ध्यान रखिएगा, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र हैं वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे, ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला है? तो 6ठी योजना में। ध्यान रखिएगा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है पूरे देश में किस योजना में फैला है? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको विस्तार दिया गया है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमने 1947 से लेकर के 1991 तक की अर्थव्यवस्था को देख लिया है पहले पार्ट में, और पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी उसमें देख लिया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं। आज हम दूसरे टॉपिक मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखेंगे। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो इसको हम नियंत्रण के आधार पर सबसे पहले देखेंगे कितने प्रकार की होती है, फिर विकास के आधार पर देखेंगे कितने प्रकार की होती है, फिर वैश्विक संबंधों का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर देखेंगे कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियंत्रण के आधार पर, ठीक है। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। उनमें से पहली कौन सी है? उदारवादी अर्थव्यवस्था, इसे क्या बोला जाता है? लिबरल इकोनॉमी बोला जाता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। और विकास के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसमें पहली अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो ये अविकसित अर्थव्यवस्था होती है, इसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था, इसे लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था, इसे डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इसके आधार पर भी 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन जब हम वैश्विक अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को डिवाइड करते हैं तो ये 2 प्रकार की होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। संक्षेप में हम आपको इसे समझा देते हैं। नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है सबसे पहले उसको देखते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको ये टेबल थोड़ा सा देखने में असुविधा हो रही हो, लेकिन एक साथ रहेगी तो चीज़ें आपको समझने में थोड़ा आसान रहेगी, ठीक है। अब नियंत्रण के आधार पर जब हम अर्थव्यवस्था को डिवाइड करते हैं तो उसमें जो हमारी पहली अर्थव्यवस्था होती है उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था में जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है और निजी स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें सरकार के द्वारा जो भी फर्म्स वगैरह हैं, कंपनियां जो भी इस्टेब्लिश की जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और उसमें निजी क्षेत्र की जो भागीदारी अधिक होती है, यानी कि उसमें पूंजी किसकी ज़्यादा लगी रहती है? निजी क्षेत्रों की, ठीक है। और इसमें सरकार रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं करती है, ठीक है, उन्हें छूट प्रदान करती है उदारवादी अर्थव्यवस्था में। और इसमें जो है प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है। वर्तमान में बहुत सारी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पर क्या किसको प्राथमिकता दी जा रही है? उदारवादी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दिया जा रहा है। यही वजह है कि बहुत सारी नई नई निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो खुल रही हैं और लोगों की डिमांड के अनुसार सप्लाई कर रही हैं वस्तुओं एवं सेवाओं की, ठीक। मांग एवं आपूर्ति के नियमों के आधार पर इसका वितरण किया जाता है। यानी कि इसमें सरकार यह डिसाइड नहीं करती है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है और किस क्षेत्र में उसका वितरण करना है।
इसको कंपनियां खुद मापन करके लोगों की डिमांड के अनुसार जो लोगों की आवश्यकता होती है उसको निजी क्षेत्र की कंपनियां उपलब्ध करवाती हैं। ये मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, बाजार की शक्तियां केंद्र में जो होती हैं निहित होती हैं। बाजार की शक्तियां किस में निहित होती हैं? केंद्र में निहित होती हैं। मतलब बाजार में जो भी चीज़ें लोगों की डिमांड होगी उसी के अनुसार चीज़ें उत्पादित की जाएंगी, उनका वितरण किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। अभी हमने उदारवादी अर्थव्यवस्था को देखा है, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। इसमें जो है संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, खनिज संसाधन या अन्य जो भी संसाधन होते हैं, उन पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार इस बात को तय करती है कि किस चीज़ का कितना उत्पादन करना है, कितना वितरण करना है, किस वर्ग को कितना देना है। सारा स्वामित्व जो है सरकार के पास रहता है और सरकार डिसाइड करती है। इसमें बाजार की शक्तियों द्वारा मांग, आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित होते हैं। यानी कि इसमें बाजार की मांग के अनुसार चीज़ें नहीं उपलब्ध करवाई जाती हैं, इसमें सरकार जो चाहती है उसके अनुसार चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं। जैसे सरकार चाहेगी तो कोटा के तहत बहुत सारे लोगों को अन्न वितरण की योजना चला रही है, तो वो सरकार डिसाइड करती है कि कितना अन्न हमें बांटना है, किन किन वर्गों को फ़ायदा पहुँचाना है। ठीक है, इसमें बाजार शक्तियों का बहुत ज़्यादा तत्व जो होता है वो अनुपस्थित होता है। योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण, इसमें सरकार डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कौन सी नौकरी दी जाए, कौन सी सेवाएं दी जाएं, वो सारी चीज़ें इसमें अंदर आती हैं। राज्य की जो कल्याणकारी भावना होती है, इसमें जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं और जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, अन्य विकलांग लोग हो गए, इन सभी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है सरकार के द्वारा। उनको अन्य विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, उनको थोड़ा छूट पर भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, क्योंकि जन कल्याण की जो भावनाएं होती हैं उसमें सरकार की प्राथमिकता होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें संसाधनों पर राज्य और निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है। यानी कि इसमें कुछ मात्रा में सरकार रेगुलेशन तो करती है, लेकिन अधिक मात्रा में जो है वो निजी क्षेत्र की भी भागीदारी रहती है। इनमें पारस्पर सामंजस्य की चीज़ें दिखाई देती हैं। बाजार और गैर बाजार दोनों के घटक मिश्रित होते हैं। आप सभी को पता है, आपने उदारवादी देखा है, समाजवादी देखा है। अब आप इन दोनों को मिला दीजिएगा तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित मूल्य पद्धति पर आधारित है, यानी कि इसमें दोनों के तत्व दिखाई देते हैं। निजी स्वामित्व की जो अवधारणा इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसमें निजी स्वामित्व की जो अवधारणा है पूर्ण रूप से नहीं होती है। काफ़ी मात्रा में निजी स्वामित्व की भागीदारी रहती है, लेकिन केवल निजी स्वामित्व का एकाधिकार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सवाल अक्सर एक आधा जो कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है, यहाँ से ज़रूर सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम आइए देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। भारतीय अर्थव्यवस्था को जब हम बांटते हैं तो उसे हम किस किस तरह से देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम सबसे पहले दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो विभागीय उपक्रम आते हैं, इसके अंतर्गत वैधानिक निगम आते हैं, और सरकारी जो कंपनियां होती हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो है एकल स्वामित्व वाले क्षेत्र कंपनियां आती हैं, साझेदारी फर्म्स आती हैं, संयुक्त हिंदू परिवार के अंतर्गत जो कंपनियां गठित होती हैं वो आती हैं, सहकारी समितियां आती हैं। ध्यान रखिएगा, सहकारी समितियां जो हैं वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और संयुक्त पूंजी कंपनी जो होती हैं, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनियां इसके अंदर दोनों आती हैं, और बहुराष्ट्रीय निगम इसके अंतर्गत आती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर में देख लेते हैं, क्योंकि इनसे कई बार अक्सर जो है कॉन्सेप्चुअल सवाल बन जाते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है परिसंपत्तियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, जो भी संसाधन होते हैं उन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, और इसके अंतर्गत जो है सभी सेवाएँ जो हैं किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है तो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना को क्या करता है, प्राथमिकता देता है ये। इसके अंतर्गत क्या है, रोजगार को सुरक्षा प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। जिन भी व्यक्तियों को रोजगार नहीं प्राप्त होता है, कई बार उन्हें सरकार के द्वारा रोजगार भत्ता दिया जाता है और उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। और इसमें जो है निजी क्षेत्र के बारे में देखते हैं। इसमें जो है परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, इसमें परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। इसमें वस्तुएं एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है।
अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, निजी क्षेत्र की जो भी कंपनियां होती हैं आप सभी को पता है वो अपना अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करती हैं और इसमें रोजगार व श्रमिक जो है असुरक्षित होते हैं। यानी कि कंपनियां किसी भी समय यदि उनका लाभ कम हो रहा है तो वो कर्मचारियों को निकाल देती हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा भत्ता नहीं प्रदान करती हैं। बहरहाल अब सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके आधार पर कंपनियां सुरक्षा भत्ता प्रदान करती हैं, लेकिन अभी भी जो असंगठित क्षेत्र के रोजगार हैं उनमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। एक या साथ दोनों दिखाई देते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार सवालों में पूछा गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? तो जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की दोनों की भागीदारी साथ साथ दिखाई दे उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए देख लेते हैं अब हम हरित क्रांति के बारे में, क्योंकि इससे भी बहुत बार सवाल बना है तो इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों हम इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाए, जिससे आपके जो भी सवाल आएँ आपको यहीं से वो सारी चीज़ें मिल जाएँ, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में देख लेते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 से 67 में की गई थी। कब की गई थी? 1966 से 67 के दौरान की गई थी भारत में, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की जो नई तकनीकें हैं उनका प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति होती क्या है तो आप उसमें बताएंगे 1966-67 के दौरान भारत में अधिक उपज देने वाली जो फसलें बोई गई थी और नई तकनीकों का उपयोग किया गया था, जिसकी बदौलत फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये कई बार दोनों सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग आरंभ हुआ है। इसके साथ ही भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूँ, मक्का और चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है? तो गेहूं, मक्का और चावल पर। द्वितीय हरित क्रांति की भी बात की जा रही है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीकी का विस्तार करना है। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। ठीक है, इसमें केवल फसलों को ही बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इसमें पशुपालन और सामाजिक वानिकी के साथ मत्स्य पालन जैसे अन्य कृषि के जो क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2006 के विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान कब किया गया है? तो 2006 में किया गया है विज्ञान कॉन्फ्रेंस के दौरान। किसके द्वारा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत किस्म के जो बीज हैं का चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया गया है। इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए द्वितीय हरित क्रांति के बारे में अन्य बिंदुओं को देख लेते हैं। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग के द्वारा अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर ध्यान दिया गया है। द्वितीय हरित क्रांति में टपकन सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई जैसे सिंचाई के उन्नत एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल संसाधनों का उपयोग किया गया है और इस पर जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में जो बहुत सारी क्रांतियां शुरू की गई हैं, इनसे संबंधित बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें भी ध्यान रखना है एक साथ। यहीं पर हरित क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफ़ेद होता है, दूध भी सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति का जो संबंध है आपको याद रखने के लिए दुग्ध उत्पादन से है, ऐसे जोड़ सकते हैं आप। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है, संबंधित है। नीली क्रांति का उत्पादन किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फलों के उत्पादन से है। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फलों के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से है।
भूरी या ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूरी या ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा एवं मुर्गी पालन से है। ठीक है, अंडा एवं मुर्गी पालन से संबंधित है। या ब्लैक क्रांति का संबंध किससे है? तो खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु या कोयला के क्षेत्र में क्रांति लाना है, इससे संबंधित है ब्लैक क्रांति। और खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो चमड़ा उत्पादन से है। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास उत्पादन से है। ठीक है, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से है। ठीक है, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से। ठीक है, गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो चाय उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है चाय उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो बांस उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो बांस उत्पादन से संबंधित है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ये इनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने कई सारी महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर कर लिया है। चलिए आगे की चीज़ों को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। गोल क्रांति किससे संबंधित है? अभी हमने आपको बताया आलू उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में हरित क्रांति के समय जो है प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? तो वो इंदिरा गांधी थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। अभी हमने आपको बताया। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है तो नव कृषि नीति। तो ये HYV का फुल फॉर्म क्या है? हाई वैरायटी यील्ड के जो कार्यक्रम है इसके तहत बहुत सारे अच्छे उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है, तकनीक का उपयोग किया जाता है और इसे ही नव कृषि नीति कहा जाता है। ठीक है, गुलाबी क्रांति संबंधित है, प्याज उत्पादन से संबंधित है। यह नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो ये अमेरिका से संबंधित है। आपको याद होगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये अमेरिका से संबंधित हैं। ठीक है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति का अर्थ जो है कृषि में आधुनिक विधियों का प्रयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना है। आपको सिंपल से शब्दों में इतना बताना है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो कृषि की जो आधुनिक विधियों के द्वारा प्रति एकड़ में जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया है। कौन से अनाजों का? तो गेहूं और चावल का। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गेहूं और चावल का जो है सबसे अधिक उत्पादन किया गया है हरित क्रांति के दौरान। हरित क्रांति से भारत के कौन से जो हैं राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हरित क्रांति के द्वारा जो पहली हरित क्रांति शुरू की गई थी 66-67 के दौरान, तो उससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे। क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। तो पीली क्रांति ने। कौन सी क्रांति ने? तो पीली क्रांति ने जो है तिलहनों के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि की है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। अभी आपको हमने बताया है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस गया है किस फसल के में? तो गेहूं में। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है तो किस फसल में? तो गेहूं में। ठीक, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए दोस्तों, इसके अगले टॉपिक दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में देख लेते हैं संक्षेप में, क्योंकि इससे भी कई बार सवाल बन जाते हैं। तो श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। यानी कि आपको सिंपल सा याद रखना है, श्वेत क्रांति की शुरुआत क्यों की गई थी? क्योंकि दूध के क्षेत्र में जो है उत्पादकता को बढ़ाना था। ठीक है, कब शुरू किया गया था इसे? 1964-65 में इसे शुरू किया गया था। इसे 3 चरणों में शुरू किया गया था। आइए उसे भी देख लेते हैं थोड़ा। ऑपरेशन फ्लड जो है 3 चरणों में लागू किया गया था। प्रथम चरण में 1970 से 1978 के मध्य किया गया था। ठीक है, दूसरा चरण जो है 1978 से 85 के मध्य और तीसरा चरण जो है 1985 से 95 के मध्य। ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कई अन्य महत्वपूर्ण जो संस्थान है इससे संबंधित, उसको ध्यान रखना है आपको।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो करनाल में है। बहुत बार पूछा गया सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो करनाल में है। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ये कहाँ पर है, मेहसाना गुजरात में है। ठीक है, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, तो मेहसाना गुजरात में है। GE देसाई ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, तो ये पालनपुर, बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर और इरोड में है। ये कई जगहों पर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI के द्वारा कुछ क्लोन को विकसित किया गया है। इसके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, चलिए उनको देख लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट देख लेते हैं एक बार। समरूपा जो है 6 जनवरी 2009 को जन्मी विश्व की भैंस का प्रथम क्लोन है और यह मात्र 6 से 7 दिनों तक जीवित रही है। और गरिमा जो है 6 जून 2009 को जन्मी विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है, यह 2 वर्ष 2 माह तक जीवित रही है। गरिमा 2 जो है 22 अगस्त 2010 को जन्मी भैंस का क्लोन है। आपको ध्यान रखना है, एक पहले क्लोन जो जन्मी थी गरिमा द्वितीय, इससे महिमा का जन्म हुआ है। ठीक है, गरिमा द्वितीय, गरिमा 2 ने इसे जन्म दिया है, महिमा को। ठीक है, पूर्णिमा जो है एक वयस्क मादा भैंस का दैहिक कोशिका से 6 सितंबर 2023 को जन्मी क्लोन है। यह क्लोन जो है 25 सितंबर 2013 तक जीवित रही है। लालिमा जो है 2 मई 2014 को जन्मी मुर्रा भैंस का क्लोन है। ठीक है, स्वरूपा जो है 1 अगस्त 2015 को जन्मी भैंस का क्लोन है। हिसार गौरव जो है 11 दिसंबर 2015 को जन्मी भैंस का क्लोन है। ये सारे भैंस के क्लोन हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। दोस्तों, जहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा वहाँ पर मैं चीज़ें आपको ज़रूर बताते रहूँगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है, तो दुग्ध आपूर्ति से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है, दुग्ध आपूर्ति से। श्वेत क्रांति का संबंध जिस उद्योग से है तो वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। वर्ष 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना को शुरू किया था, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, श्वेत क्रांति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कब शुरू की गई थी, तो ये 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको शुरू किया था ऑपरेशन फ्लड के नाम से। और इस परियोजना को जो है श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में लागू किया गया है, तो 3 चरणों में। ध्यान रखिएगा, भारत में ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में लागू किया गया है, तो 3 चरणों में लागू किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है, 1965 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है, तो 1965 में की गई है। दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन, देखभाल, दूध की खरीद तथा दूध के विभिन्न उत्पादों के रूप में प्रोसेसिंग इसके अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है, तो डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत। ठीक है, दूध देने वाले जो मवेशी हैं उनका प्रजनन, देखभाल और दूध की खरीद तथा दूध के जो विभिन्न उत्पाद हैं के रूप में जो प्रोसेसिंग करके इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है इन सबको प्रक्रियाओं को, तो डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है और उसमें जो सुधार किए गए हैं, इनसे संबंधित कई बार सवाल बने हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। आपको ध्यान रखना है, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम को पारित किया गया है। कब, तो मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम को पारित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपसे सवाल इस तरह से भी बन सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए जो व्यापक अधिकार दिए गए हैं, किसके तहत दिए गए हैं, मार्च 1949 में जो भारतीय बैंक अधिनियम पारित किया गया है उसके अंतर्गत दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है। ठीक है, कब, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया है और इसका नाम बदलकर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जिन वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है प्रथम चरण में, उसको दिया गया है। तो आपको इसमें सिर्फ एक सेंटेंस ध्यान रखना है कि 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा
तो प्रथम चरण में 14 बड़े राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, कब किया गया है? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया है। आपसे दूसरी तरह से सवाल ये बन सकता है कि 19 जुलाई 1969 को कितने बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो आपको बताना है 14 वाणिज्यिक बैंकों का, ठीक है। और इनके नाम आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि नाम जो है याद हो भी नहीं सकते अब इतने कम समय में चीज़ें। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये वो 14 बड़े बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और द्वितीय चरण में आपको ध्यान रखना है कि वो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो 15 अप्रैल 1980 को, कब? 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया है। इनमें कौन कौन सी बैंकें हैं? तो आंध्र प्रदेश बैंक लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक, ठीक है। बैंकिंग सुधार के संबंध में जो अन्य काम किए गए हैं उनको भी देख लेते हैं थोड़ा संक्षेप में। सुदृढ़ बैंकों का विलय कमजोर बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ नियम बताए गए हैं। सुदृढ़ बैंकों का विलय जो है कमजोर बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सुदृढ़ बैंकों की आस्तियों एवं गुणवत्ता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। देश के कतिपय बड़े बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। देश के जो बैंक हैं उनको बड़े बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। कमजोर बैंकों की जो है पुनर्स्थापना हेतु नैरो बैंकिंग की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। कमजोर बैंकों की जो पुनर्स्थापना है उनके लिए नैरो बैंकिंग की जो अवधारणा है उसको अपनाया जाना चाहिए। बैंकों को स्वयं ब्याज दरें तय करने की छूट दिया जाना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रदान को रोक दिया जाए, जिससे बैंकों का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें कमी लाई जा सके, ठीक है। बैंक में प्रत्येक वयस्क का एक खाता हो, ठीक है। बैंक में प्रत्येक वयस्क का एक खाता हो। अलग अलग क्षेत्रों, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक जो सेवा क्षेत्र है के लिए अलग अलग बैंक होने चाहिए। एक ही बैंक में तीनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो नहीं की जानी चाहिए। तीनों क्रियाओं के लिए अलग अलग बैंक होने चाहिए, ठीक है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं भारत में स्थापित जो महत्वपूर्ण बैंक हैं उनके स्थापना वर्ष के बारे में, क्योंकि इनसे सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में पूछ लिया जाए तो आपके चीज़ें गलत ना हो, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? तो 1770 में, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो 1806 में स्थापित किया गया था इसे। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? तो 1840 में, ठीक है। आपको सबसे पहले कौन सी बैंक स्थापित होते दिख रही है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है 1770 में स्थापित हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843 में स्थापित हुई थी। इलाहाबाद बैंक जो है 1865 में बनी थी। अवध कॉमर्शियल बैंक जो है 1881 में बनी थी। पंजाब नेशनल बैंक जो है 1894 में बनी थी। बैंक ऑफ इंडिया जो है 1906 ईस्वी में बनी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 1908 ईस्वी में स्थापित किया गया था इसे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1911 में, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है कब स्थापित की गई थी? तो ये 1911 में स्थापित की गई थी। इंपीरियल बैंक कब बनी थी? तो ये 1921 में बनी थी। बैंक ऑफ मैसूर जो है 1913 में बनी थी। बैंक भारतीय स्टेट बैंक जो है 1955 में, ध्यान रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक जो है 1955 में स्थापित हुई थी। आईडीबीआई बैंक जो है 1964 में स्थापित हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक जो है 1994 में। एचडीएफसी बैंक जो है 1994 में। एक्सिस बैंक जो है 1993 में स्थापित हुई थी। भारत में जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर दी गई है, इसको देख लेते हैं। बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है जो है भारत का यह केंद्रीय बैंक है, आपको ध्यान रखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसके अंतर्गत जो है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों को शामिल किया जाता है। और अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं? तो विदेशी बैंक आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक आते हैं। और इसमें भी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं उनको शामिल किया जाता है। और सहकारी बैंक के अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है? तो शहरी सहकारी बैंक को शामिल किया जाता है और ग्रामीण सहकारी बैंकों को शामिल किया जाता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं जिनसे सवाल बने हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है?
तो ICICI बैंक ने, ठीक है। भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो किसने? ICICI बैंक ने। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक। ध्यान रखिएगा, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1935 में। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? अभी हमने आपको बताया था, तो ये 6 बैंकों का, ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों के जो है दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था प्रथम वाला जो है 1969 में, ठीक है। भारत में बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वर्ष 1969 में किया गया था, और इसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको ध्यान रखिएगा। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में शामिल है? तो अग्रिम और निवेश दोनों शामिल है, ठीक है। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या क्या शामिल है? तो अग्रिम और निवेश जो है दोनों को शामिल किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके अध्यक्षों का जो चयन है किसके द्वारा किया जाता है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। दोस्तों 2020 में यह UPSC में भी यह स्टेटमेंट बना था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? तो नाबार्ड बैंक। ध्यान रखिएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने वाला बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड बैंक है। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। तो कर परिवर्तन जो है मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो RBI, ठीक है। मुद्रा एवं वित्तीय जो मामले हैं उनमें सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो RBI। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाता है, RBI के द्वारा बनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंकों को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, तो कितने तक? 10,000 तक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है कितने तक के नोटों को छाप सकती है? तो 10,000 तक के नोट छाप सकती है, ठीक है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जो है जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है उसे रेपो दर कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इसको रेपो दर कहा जाता है। और जिस रेट पर जो है RBI बैंकों से लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रेपो रेट होगा, और जिस ब्याज दर पर RBI बैंकों से खरीदती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज हम जो देखेंगे 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए थे और उसके बाद की जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसके संदर्भ में क्या चीज़ें दी गई हैं, चलिए उसको देखते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए थे उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, यहाँ पर उनसे संबंधित कुछ बिंदु दिए गए हैं। यदि आपसे कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल बनेगा तो आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो चलिए देख लेते हैं इसे। वर्ष 1990-91 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, ठीक है। 1991 में विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में आर्थिक संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, तो ये 1991 के समय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विदेशी व्यापार खाते में घाटा बढ़ता जा रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा था। यहाँ लगभग भारत के पास 13 दिन के लिए केवल विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, जो काफ़ी दयनीय स्थिति थी उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो 1990-91 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सुविधा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि को उधार लिया था, और अल्पकालीन विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए 47 टन सोना जो है भारत सरकार को बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। ध्यान रखिएगा,
भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का भी संकट था, जिसकी दर उस समय कितने परसेंट थी, तो 12% थी। 1991 के साथ पास जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर कितनी है थी, तो 12% के आसपास थी। और वर्तमान में कितनी है, तो 4+2% यानी 2% से लेकर 6% के बीच में वर्तमान में मुद्रास्फीति जो है वैरी करती है। मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों के वितरण और बाजार के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। ठीक है, 1991 में जो सुधार किए गए थे उससे संबंध में भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे, ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं थोड़ा संक्षेप में। सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया गया था। उद्योगों के निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है, उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था। आयात निर्यात को उदार बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी की गई थी, जिससे कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल का निर्यात और अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा। ठीक है, इस उद्देश्य से इसको किया गया था। डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था। ठीक है, देश के आर्थिक स्थिति में सुधार और संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बहुत अधिक विदेशी ऋण को प्राप्त किया गया था। राष्ट्र की बैंकिंग प्रणाली जो है उसकी बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार किया गया था। सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित किया गया था। यानी सरकार के पास जो संपत्ति थी, मुद्रा थी, उसको सरकार कम इन्वेस्ट कर रही थी और निजी क्षेत्र के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही थी कि आप अन्य जो निजी क्षेत्र हैं वो अपनी अपनी कंपनियां खोलें, और उनको सरकार प्रोत्साहन दे रही थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अन्य जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी थी उस समय सरकार को, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के जनक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। ये बिंदु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो हुआ है इसके जनक किसको माना जाता है, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और यह उस समय के वित्त मंत्री थे। आपको ध्यान रखना है, उस समय यह वित्त मंत्री थे। ठीक है, वित्त मंत्री थे। आर्थिक सुधार के नए मॉडल को एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। आर्थिक सुधार के नए मॉडल को कौन सा मॉडल कहा जाता है, एलपीजी मॉडल कहा जाता है। इसमें एल का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, पी का प्राइवेटाइजेशन और जी का ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, भारत में एलपीजी नीति के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। विदेशी तकनीकी समझौता किया गया था इनके तहत। MRTP एक्ट जो है 1969 का, इसको लागू किया गया था। विदेशी जो निवेश है इसको प्रोत्साहित किया गया था, आकर्षित किया गया था। औद्योगिक लाइसेंस का विनियमन किया गया था। निजीकरण और विनिवेश का जो है प्रारंभ किया गया था। निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, और विनिवेश क्या होता है, विनिवेश वो होता है जैसे सरकार की जो फर्म्स होती हैं, कंपनियां होती हैं जिनका नियंत्रण सरकार के अंडर में होता है और उनमें उनकी अंशधारिता अधिक होती है। सरकार के द्वारा जब सार्वजनिक परिसंपत्तियों का क्या किया जाता है, अंशधारिता को बेचा जाता है, ठीक है, तो उसको विनिवेश कहा जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति का नियमन करने की बात की गई थी। करों में सुधार किया गया था। वित्तीय सुधार किए गए थे। लाइसेंस और परमिट राज जो था इसकी समाप्ति की गई थी। ठीक है, आर्थिक सुधार से संबंधित जो महत्वपूर्ण विश्लेषण है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्थिक सुधार में आर्थिक सुधार का जो प्रथम सुधार कब हुआ था, तो 1991 से 2000 तक। ठीक है, 1991 से 2000 तक जो आर्थिक सुधार हुआ था उसको औद्योगिक सुधार के रूप में भी जाना जाता है। और द्वितीय पीढ़ी के जो आर्थिक सुधार हुए थे उसमें किन किन को फोकस किया गया था, तो राजकोषीय सुधार को, मौद्रिक सुधार को, व्यापार सुधार को और निवेश सुधार को। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के जो आर्थिक सुधार हुए थे उसमें कर सुधार को मुख्य फोकस किया गया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप देख लीजिएगा इसे थोड़ा संक्षेप में, तो अच्छा रहेगा कॉन्सेप्ट के लिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति का परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया है। यहाँ पर औद्योगिकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं था। औद्योगिकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा था, लेकिन जो
वैश्वीकरण था, ग्लोबलाइजेशन था और प्राइवेटाइजेशन था। इन सब चीज़ों से भारतीय अर्थव्यवस्था के समय थोड़ा सा नकारात्मक बिंदु प्रस्तुत हो रहे थे। इसकी वजह से वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने वैश्विक फोरम में इसके लिए चिंता व्यक्त किया था भारत के संदर्भ में। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है किसकी ओर? वैश्वीकरण की ओर। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति जो है वैश्वीकरण की ओर अधिक उन्मुख है। भारत में नई आर्थिक नीति कब आई थी? तो 1991 में आई थी। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो 1991 में अपनाई गई थी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार किए गए थे उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। सबसे पहले हम कृषि सुधार को देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम जो है ई-नाम, इसके तहत बेहद मूल्य खोज सुनिश्चित करके पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने के लिए एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सरलीकरण 2017 का जो नियम था इसको लागू किया गया था। इसमें ई व्यापार सब यार्ड के रूप में गोदामों, शीत भंडारण की घोषणा, मंडी शुल्क, कमीशन प्रभार को तर्कसंगत बनाना और कृषि क्षेत्र में निजी मंडी जैसे सुधारों को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको नहीं भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा आपका काम, क्योंकि आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती है। आपको इन योजनाओं में कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं बता देता हूँ, उनको आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है। पीएम आशा योजना जो है, पीएम आशा योजना जो है सरकार के किसान अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018 में एक समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये 2018 में शुरू किया गया था। पीएम किसान योजना, तो ये जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था इसे। पर पीएम किसान योजना को 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। आपको ये दोनों बिंदु याद रखने हैं। 2006-07 में जो पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन था इसको 2014-15 में समेकित बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत ला दिया गया था और 2015-16 तक यह जारी रहा है। इसके अंतर्गत जो अन्य योजनाओं को शामिल किया गया है वह है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना जो है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी पॉलिसी, फॉर्म जल प्रबंधन सुधार, इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि निगरानी, मॉडलिंग और नेटवर्किंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको, इसलिए आप इसको नहीं भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय कम है, इसलिए आप सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को सबसे पहले कवर करिए। चलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कई बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपजों के मूल्यों में तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित उपाय के रूप में कृषि उत्पादकों को प्रदान किया जाता है। जब कृषकों के जो फसल हैं उनका मूल्य तीव्र गति से गिरने लग जाता है तो भारत सरकार द्वारा उनको सुरक्षा उपाय के रूप में यह न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, जिससे कि किसानों का नुकसान ना हो। भारत सरकार की आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर फसलों की बुआई सत्र के आरंभ में, आपको ध्यान रखना है, फसलों की बुआई सत्र के आरंभ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को लक्ष्मी झा समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1965 में लागू किया गया था। ठीक है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो अवधारणा है इसको किसके? लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर 1965 में लागू किया गया था, जिसकी शुरुआत 1966-67 में की गई थी। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार की जाती है। आपको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो संस्तुति है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा वर्ष में कितने बार? 2 बार की जाती है, एक रबी की फसलों के समय, एक खरीफ की फसलों के समय। ठीक है, वर्तमान में CACP द्वारा कुल 23 फसलों को, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा 23 फसलों को MSP की घोषणा की जाती है। इनमें से 22 फसलें हैं और एक फसल जो है वो गन्ने की है। ठीक है, जिसमें FRP के द्वारा चीज़ों को निर्धारित किया जाता है। इसमें जो है 7 अनाज हैं, 5 दलहन हैं
और 7 तिलहन हैं और 4 नकदी फसलें शामिल हैं। अब इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं इनको देख लेते हैं, ये आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं, इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वर्ष 1950 से 51 में भारत की कार्यशील जनसंख्या का 69.5 भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न था। ठीक है, कब 1950 से 51 में जो है भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें से 69.5% लोग कृषि और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें संलग्न थे। लेकिन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इस क्षेत्र में भारत की कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अब कितना हो गया है, तो ये हो गया है 54.6%। आपसे सवाल इस तरह से बन सकता है कि वर्तमान में भारतीय जो कार्यशील जनसंख्या है कृषि एवं इनसे संबंधित क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लगी हुई है, तो ये 54.6%। ठीक है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है 1942-43 में प्रारंभ किया गया था। कब, 1942-43 में, जिससे कृषि के क्षेत्र में जो है उत्पादन को बढ़ाया जा सके और भुखमरी जैसी चीज़ों से निपटा जा सके। ठीक है, सरकार के द्वारा ई रकम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो कृषि उत्पाद बेचने के लिए। दरअसल ये 2017 में सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और 2018 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स के संबंध में सवाल था। तो भारत के GEVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत का योगदान प्राप्त हुआ है, तो भारत के GEVA में कृषि और इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं इससे कितने प्रतिशत का योगदान प्राप्त हुआ है, तो 18.8 का। ठीक है, कितना, 18.8 का। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो ये उत्तराखंड था। ठीक है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो उत्तराखंड था। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है, इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसको घोषित किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये 14 जनवरी 1965 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 14 जनवरी 1965 को हुई थी। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। भारत में कृषि आयकर जो है किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुई है, तो अप्रैल 2014 से। कृषि विपणन की जो आधारभूत संरचना है कब से प्रभावी हुई है, तो अप्रैल 2014 से प्रभावी हुई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM जो है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, क्या है, तो एक कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM जो है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। इसके माध्यम से जो है किसान अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बेच सकते हैं। ठीक है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो एग्री उड़ान। ठीक है, एग्री उड़ान जो है इस कार्यक्रम को कहा जाता है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है कि सभी किसानों को क्या है, प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की जो है राशि दी जाएगी, 3 किस्तों में दी जाएगी, 2-2 हज़ार रुपये के रूप में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। ठीक है, किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर जो है ऋणात्मक रही है, तो 2014-15 के दौरान। भारत में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू कब हुआ था, तो 2016 में लागू हुआ था। तो भारत में ई नाम कब लागू हुआ था, तो 2016 में लागू हुआ था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध करवाती है, तो यह पेंशन और बीमा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है पेंशन तथा बीमा उपलब्ध करवाती है। कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है, गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है। कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है, तो गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में क्या सम्मिलित नहीं है, तो तिलहन। ठीक है, व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन है, तो नेफेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन है, तो वो नेफेड है। दोस्तों, ढांचागत सुधार में स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट क्या क्या किया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनको
दो भागों में बांटा गया है आधारभूत संरचना को। एक सामाजिक आधारभूत संरचना होती है, एक आर्थिक आधारभूत संरचना होती है। सामाजिक आधारभूत संरचना में किनको शामिल किया जाता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को, आवास को, शिक्षा को, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को, विभिन्न प्रकार की जो नागरिक सुविधाएं होती हैं इनको सामाजिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत समाहित किया जाता है। और आर्थिक आधारभूत संरचना में ऊर्जा के क्षेत्र में परिवहन, सड़क, पत्तन, एयरपोर्ट, रेलवे, धन आपूर्ति और बैंक एवं वित्तीय सेवाओं से संबंधित जो सुधार किए जाते हैं इनको आर्थिक आधारभूत संरचना में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। आवास एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से प्रभाव में आया। आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है कब से? 2015 से प्रभाव में आई है। 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था इसमें, जिसे अब 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार के अंतर्गत पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 19-20 तक जारी रखने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2019 से शुरू हुई है। इससे 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवा रही है सरकार। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। ठीक है, अब शिक्षा के क्षेत्र में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें की गई हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, कितने? 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। नई शिक्षा नीति में कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रभावी रूप से दिया गया है? तो 3 से 18 तक के, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 31 मार्च 2022 तक जो है 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अब बढ़ा दिया गया है 2024 तक। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। ठीक है, भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो बनाया जा रहा है वो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा था। श्रम सुधार के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण काम किए गए थे उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 5 मार्च 2019 को हुई थी। ठीक है, इसके लाभार्थी कौन है? असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, और इनकी जो पेंशन की राशि है 3000 रुपये जो है प्रतिमाह दी जाएगी इनको। जमा की जाने वाली जो राशि है 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह इनको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है एक प्रकार की बीमा योजना है। ये 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति जो हैं इस योजना के लाभार्थी हैं। ठीक है, श्रम विधेयक के संबंध में जो महत्वपूर्ण काम किए गए थे उनको देख लेते हैं थोड़ा संक्षेप में। इनसे सवाल वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग इसे एक बार देख लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ आपने सारी चीज़ों को कवर भी किया है। ठीक है, श्रम विधेयक में किनको शामिल किया गया था? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड जो है श्रम विधेयक में शामिल किया गया था, जो 2020 में पारित किया गया है। इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को भी शामिल किया गया है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को भी इसमें शामिल किया गया है। इन 3 बिलों के पास होने के बाद नए श्रम कानून से देश के जो संगठित असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिक हैं इनको कई प्रकार की जो है नई सुविधाएं मिल पाएंगी। तो सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। ठीक है, इस बिल के पास होने के बाद अब सभी श्रमिकों को जो है नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं इनके बारे में कुछ संक्षेप में देख लेते हैं। भारत को सामाजिक सुरक्षा नीतियों में सुधार लाकर समावेशी विकास हेतु अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में 10% की औसत वार्षिक गति से उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हुई है। ठीक है, आर्थिक सुधार के लिए 2014 के बाद से सरकार ने कई आर्थिक नीतियां, जैसे 2014 में 1, 2015 में 1, 2017 में 1 और 2016 में जो 6 आर्थिक नीतियाँ सुधार की घोषित की हैं। ठीक है, इनमें से जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना है, मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अधिनियम है। इस कानून से वाणिज्य मध्यस्थता में सुधार किया गया है। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग की नीति, इसके तहत ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र के में जो गतिरोध को कम करने का प्रयास किया गया है। बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम जो है 1 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ है। आपको ध्यान रखना है, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? तो 1 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ है। तो इसमें जो है अधिकारियों के जो बेनामी संपत्ति है उसको अंतिम रूप से कुर्क करने और यानी कि जब्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, विमुद्रीकरण नोटबंदी जो है 8 नवंबर 2016
से इसके तहत 500 और 1000 रुपये की जो करेंसी है, नोट है, इसको वैधता को बंद कर दिया गया था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी जो है कब लागू की गई थी, तो 8 नवंबर 2016 को शाम को 8 बजे। ठीक है, इसको अनाउंस किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तत्कालीन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन, ठीक है, तत्कालीन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि 2009 से 2014 के मध्य जो है जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये 6.7%। वर्तमान प्रत्यक्ष कर संग्रहण की वृद्धि दर कितनी है, तो 16.85%। ठीक है, वर्तमान में प्रत्यक्ष कर संग्रहण की दर कितनी है, तो 16.85%, लगभग 17% के आसपास। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको देख लेते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारी परीक्षाओं में लगातार सवाल पूछे गए हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान देते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक संवर्धित मूल्य पर लागू किया जाता है। ठीक है, जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, आपको यही ध्यान रखना है सबसे पहले। यह व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक संवर्धित मूल्य पर लागू होता है। केंद्रीय जीएसटी यानी कि सीजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जबकि राज्य जीएसटी एसजीएसटी जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर है। समेकित जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है आईजीएसटी, ये बहु राज्यों के बीच विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर है। आईजीएसटी जो है किसके द्वारा लगाया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। जीएसटी की 4 स्लैब दरें हैं, वो कौन कौन सी हैं आपको इसमें ध्यान रखना है, तो 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें सबसे उच्चतम जो स्लैब है उसमें 28% की दर से कर लगाया जाता है। ठीक है, ये पूछा गया सवाल था। जीएसटी कर जो है 2004 में केलकर समिति द्वारा सिफारिश किया गया था। जीएसटी कर को जो है 2004 में किस समिति द्वारा, केलकर समिति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, केलकर समिति के द्वारा जीएसटी कर को 2004 में सिफारिश किया गया था। केंद्रीय स्तर पर जो निम्न कर हैं जीएसटी में सम्मिलित किया गया है जिनको, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क को, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को, सेवा कर को यानी कि सर्विस टैक्स जो है वो सीजीएसटी के अंतर्गत आता है। अतिरिक्त सीमा शुल्क यानी कि काउंटर वेलिंग शुल्क जो है इसके अंतर्गत आता है। विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जो है इसके अंतर्गत आता है। अधिभार एवं उपकर जो है इसके अंतर्गत आता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राज्य स्तर पर जो कर लगाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, तो एसजीएसटी जो है इसमें किनको किनको शामिल किया जाता है, तो राज्य मूल्य वर्धित जो बिक्री कर है इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, मनोरंजन कर जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाला कर से अलग है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है केंद्रीय कर जो है, केंद्रीय बिक्री कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और इसे राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, चुंगी व प्रवेश शुल्क जो है एसजीएसटी के अंतर्गत आता है। क्रय कर जो होता है, विलासिता पर कर, सट्टेबाजी, लॉटरी, जुआ पर जो भी कर लगाए जाते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। आपको ध्यान रखना है ये वो उत्पाद हैं जिनको अब उसके जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। उनमें कौन कौन से हैं, तो अल्कोहल है, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन और प्राकृतिक गैस को जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी को कम किया है, इसे 0% पर कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो कर लगाने की दर है कितनी है, 0%। दोस्तों जीएसटी परिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि इनसे कई बार कॉन्सेप्चुअल सवाल बने हैं। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में संघ के वित्त मंत्री, ध्यान रखिएगा जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो संघ के वित्त मंत्री होते हैं। इसमें जो है राजस्व या वित्त के निरीक्षक संघ राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा नामांकित वित्त या कर के निरीक्षक मंत्री या कोई अन्य मंत्री जो है इसमें शामिल होते हैं। परिषद में किए गए मतदान जो है 3/4 बहुमत के द्वारा जीएसटी परिषद के निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, और कुल मत का 1/3 जो है केंद्र के पास है और 2/3 राज्यों के पास है। मतदान देने का जो बहुमत है ये इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। जीएसटी परिषद में प्रत्येक राज्य का एक ही मत होता है, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण जो सिफारिशें हैं वो परिषद के द्वारा की जाती हैं, जैसे कि जीएसटी में सम्मिलित होने वाले कर
सेस व अधिभार जीएसटी में शामिल वस्तुएं एवं सेवाएं इत्यादि सभी किसके द्वारा सिफारिश की जाती है? तो जीएसटी परिषद के द्वारा। ठीक है। अब संविधान संशोधन के माध्यम से जो भी सुधार किए गए हैं इसके बारे में और उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है। आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर को प्रभावी कर दिया गया है। जीएसटी जो है पूरे देश में कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये आपके लिए। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? तो असम में। ठीक है। भारत में किस राज्य के द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी? तो असम के द्वारा किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने संगठकों में विभाजित किया गया है? तो 3 संगठकों में विभाजित किया गया है। अभी हमने आपको बताया था सीजीएसटी जो है, एसजीएसटी जो है, ठीक है, एसजीएसटी जो है और आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी, ये 3 जो हैं खंड हैं, इनमें विभाजित किया गया है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो 28% है। ये भी हमने आपको बता दिया है अभी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर जो है 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। वस्तु एवं सेवा कर जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ये भी हमने आपको बताया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जो जमा किया जाता है केंद्र सरकार के खाते में। ठीक है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जो है किसके द्वारा जमा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के खाते में इसको जमा किया जाता है। राज्यों द्वारा लगाए गए करों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। ठीक है। राज्यों के द्वारा जो लगाया जाता है कर उसको राज्य वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। इसे ही एसजीएसटी भी कहा जाता है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। इसे सीजीएसटी कहा जाता है। ठीक है। जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए जो उत्पाद हैं उनमें किसको शामिल किया गया है? तो मदिरा, पेट्रोलियम उत्पाद को। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। जीएसटी के दायरे से मदिरा और पेट्रोलियम उत्पादों को बाहर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और कॉन्सेप्ट हैं इनको पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो 2023 के दौरान जो महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई हैं उनको ध्यान रखना है, उनकी तिथि को ध्यान रखना है कि वो कब शुरू की गई हैं। और इसको हमने करंट अफेयर्स में इसको कवर किया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स का हमारा सेक्शन ख़त्म हो जाता है। निश्चित तौर पर आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे इकोनॉमिक्स से संदर्भ में जो भी सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो आपको सही समय पर सूचना मिल जाए और आप उसे समय रहते रिवाइज कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।